Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. Now we are heading towards a particular topic of AS HRM Human Resource Management. तो आज जरा स्टार्ट करते हैं हमारे पास टॉपिक क्या है, किस बारे में। सबसे पहली चीज तो ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, दोबारा से इस चीज को मैं यहाँ पे रीइंफोर्स कर रहा हूँ, वो ये कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्लेस ऑल द फंक्शंस ऑफ द लेबर। लेबर रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, लेबर रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर इट। अब चाहे वो हायरिंग हो, फायरिंग हो, साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो, ट्रेनिंग हो, मोटिवेशन हो, सारे। तो अब हमारे पास यहाँ पे वर्कफोर्स प्लानिंग इज वन ऑफ द एरिया दैट वी कवर्ड इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द एचआरएम। उसके अंदर हमारे पास वर्कफोर्स प्लान के अंदर क्या था कि हर डिपार्टमेंट प्लान बनाता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग प्लान बनाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंशियल बजट दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल प्लान बनाता है। सिमिलरली एचआर डिपार्टमेंट मेक्स अ वर्कफोर्स प्लान। अब अगर बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, तो जब एक्सपेंशन हो रही है तो वी आर इन नीड ऑफ मोर वर्कर्स, सो वी आर गोइंग टू हायर मोर वर्कर्स, दैट इज फॉलोइंग द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन अगर ये हो रहा है कि हमें वर्कर्स की जरूरत नहीं है, अब वर्कर्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? या वर्कर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, मिसबिहेव कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसे एक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि टॉलरेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो आज हम जो एरिया कवर करने जा रहे हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमारे पास एक चीज होती है दैट इज नोन एज रिडंडेंसी, डिसमिसल एंड अनफेयर डिसमिसल। ये तीन चीजें, रिडंडेंसी, डिसमिसल, अनफेयर डिसमिसल हमारे पास। अब यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये तीन चीजें हमारे पास सेम है। सेम क्या है? देखो, सेम है इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इन तीनों चीजों का क्या है हमारे पास? सेम इम्पैक्ट। क्या है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ वर्कर रिडंडेंट, उसको आप निकाल लें। व्हेन यू आर डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय, उसका मतलब आप उसको निकाल लें। या फिर सिंपली आप अनफेयरली किसी को डिसमिस कर रहे हैं, तो भी इसका मतलब है कि आप उसको निकाल लें। मतलब यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द वर्कफोर्स एंड यू आर डाउन साइजिंग। तो इम्पैक्ट तीनों का क्या है हमारे पास? सेम। लेकिन तीनों की जो कॉजेज हैं वो बच्चों हमारे पास क्या है? डिफरेंट है। समझिएगा यहाँ पे, लेट्स सपोज आप, यहाँ पे एक बंदा है, वो सीढ़ी से उतर रहा है, ठीक है। वो सीढ़ी से डाउनस्टेयर्स जा रहा है, उसे अचानक से धक्का लगता है, और धक्का लगता है, वो गिरता है और उसकी हड्डी टूट जाती है, ठीक है। फिर एक और बंदा है, उस सीढ़ी से उतर रहा है, उसका पांव फिसलता है, वो गिरता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। तो हड्डी टूटना इज एन इम्पैक्ट जो कि सेम है, लेकिन दोनों की कॉजेज डिफरेंट थी। एक बंदे का पांव फिसला था जिसकी वजह से वो गिरा, और एक बंदे को धक्का लगा था जिसकी वजह से वो गिरा। तो यहाँ पे भी यही है कि रिडंडेंसी, डिसमिसल, अनफेयर डिसमिसल, तीनों केसेस के अंदर यू आर लेइंग ऑफ द वर्कर्स। इम्पैक्ट तीनों का सेम है, लेकिन जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट है। तो अब सर क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंसेस हैं, और क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट वी नीड टू कंसिडर व्हेन वी आर मेकिंग अ वर्कर रिडंडेंट, या डिसमिस कर रहे हैं, या सिंपली हम यहाँ पे अनफेयर डिसमिसल के अंदर इन्वॉल्व हैं? तो अगेन आई एम रीइंफोर्सिंग इट कि व्हेन यू आर मेकिंग अ वर्कर रिडंडेंट, यू आर डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय, या फिर अनफेयरली किसी को डिसमिस कर रहे हैं, तीनों केसेस के अंदर द इम्पैक्ट इज सेम, दैट यू आर मेकिंग द वर्कर्स ले ऑफ, निकाल लें। लेकिन तीनों के कॉजेस क्या हैं? डिफरेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं रिडंडेंसी से। What is redundancy? Redundancy is when an organization asks the employee to leave the job as he or she is no longer required, or the job is no more available. Simple. Redundancy is when an organization asks the employee to leave the job as he or she is no longer required, or the job is no more available. मतलब employment ही available नहीं है। आज एक बहुत simple example लेते हैं।
लेट्स सपोज कैम्ब्रिज हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, यस। बस उसमें से अब मैं आपको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपने ओ लेवल्स के अंदर था ना, बैक इन 2011-12, तो 2011-12 के अंदर अक्टूबर नवंबर सीरीज एग्जाम के अंदर हमारे पास ओ लेवल स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है ना, वो बहुत कॉमन हुआ करता था, क्योंकि इजी था। ओ लेवल्स मैथ तो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी और सेट्स वगैरह, ये कुछ पर्टिकुलर स्टैट्स के टॉपिक होते थे, और स्टैट्स के कुछ एडिशनल टॉपिक होते थे स्टैटिस्टिक्स के, तो मिला के वो बड़ा आसान हो जाता था। तो जब वो आसान हो जाता था ना, तो अक्सर ग्रेड स्कोरिंग के लिए, इन ऑर्डर टू गेट मोर ए ग्रेड्स इन दी रिजल्ट शीट और द स्क्रिप्ट, अक्सर बच्चे जो है ना, वो स्टैट्स के पेपर के अंदर अक्टूबर नवंबर के अंदर अपेयर होते थे। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते थे जो सिर्फ स्टैट्स पढ़ाते थे, क्योंकि उस सब्जेक्ट की डिमांड होती थी अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर, और स्कूल्स के अंदर भी ऑफर किया जाता था। फिर क्या हुआ हमारे पास, उस स्टैट्स की डिमांड आहिस्ते आहिस्ते कम हो गई हमारे पास। तो जब स्टैट्स की सब्जेक्ट की डिमांड कम हो गई, तो वो सारे नंबर ऑफ टीचर्स जो स्टैट्स पढ़ाते थे, उनकी भी जॉब्स चली गई, क्योंकि अब स्कूल्स के अंदर या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिमांडेड ही नहीं था। अब जब वो सब्जेक्ट डिमांडेड ही नहीं था, सो व्हाई दैट पर्टिकुलर स्कूल इज गोइंग टू हायर और इज गोइंग टू कीप दैट पर्टिकुलर टीचर। इसी तरीके से कैम्ब्रिज कोई सब्जेक्ट अनाउंस करते हैं कि वी आर नो लॉन्गर ऑफरिंग दिस सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स होंगे अब उनकी जॉब नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। तो क्या उस टीचर की कोई गलती है, या वो पर्टिकुलर जो स्टैट्स पढ़ाते थे उनकी कोई गलती है? नो। क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई इशू है? नो। क्या उनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट, मिस कोड ऑफ कंडक्ट है? नो। यहाँ पे जॉब ही अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ऑर्गेनाइजेशन इज रिड्यूसिंग द हेड काउंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड दे आर लेइंग ऑफ द वर्कर्स। और एक चीज याद रखना, लेबर इज द इजीएस्ट टारगेट। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट कम करनी होती है, तो rather than disposing of the assets, rather than cutting down the production machinery and all, वो सबसे पहले वर्कर्स को ले ऑफ करते हैं, क्योंकि वो सबसे इजी टारगेट होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं कि सर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू द रिडंडेंसी। फैक्टर्स लीडिंग टू द रिडंडेंसी। नंबर वन, हमारे पास इकोनॉमिक डाउनटर्न। अब सर इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब क्या है? इकोनॉमी में आ चुका है रिसेशन। अब जब इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की इनकम, महंगाई बढ़ गई है, इनकम कम हो गई है, एंड व्हेन द इनकम कम हो गई है, तो पीपल आर स्पेंडिंग लेस। और जब लोग खर्चा कम करते हैं, तो डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गई है। और जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर इज गोइंग टू कट डाउन द प्रोडक्शन, क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं है। और जब प्रोडक्शन वो कम कर रहा है, तो अब नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो दे आर गोइंग टू ले ऑफ द वर्कर्स बिकॉज दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द रिसेशन इकोनॉमी। नंबर टू हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है हमारे पास टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन। पहले क्या हुआ करता था हमारे पास कि कोई भी हमारे पास कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता था, तो स्टेडियम वगैरह की शूटिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर होता था और बंदा कैमरा लेके बैठा होता था और वो पूरा शूट करता था। नाउ वी हैव ड्रोन्स। इसका मतलब क्या है कि अब उस बंदे की डिमांड ही नहीं है, क्योंकि ड्रोन ने उसकी जॉब क्या कर ली, टेक ओवर कर ली है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर हमारे पास कितनी एडवांसमेंट हो रही है। तो ये जितने भी हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, उन सब की डिमांड क्या हो रही है हमारे पास, कम हो रही है बिकॉज ऑफ द एआई। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दे आर ईटिंग अप, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और द टेक्नोलॉजी इज ईटिंग अप द जॉब्स। तो अगर इकोनॉमी के अंदर या बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है, बिजनेस लेबर से कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो दे विल बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। थर्ड हमारे पास क्लोजर ऑफ द डिविजन। क्लोजर ऑफ द डिविजन का मतलब हमारे पास क्या होता है, जरा सुनिएगा। क्लोजर ऑफ द डिविजन का मतलब हुआ सिंपल हमारे पास कि एक पर्टिकुलर बिजनेस जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, क्या बनाता है? रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जब वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे लेट सपोज आपके हिसाब से व्हाट इज आईफोन टू एप्पल? आप कहेंगे प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ बिजनेस है।
क्योंकि आईफोन इतना बड़ा है, इतना ग्रो कर गया है कि आईफोन इज नोन एज अ बिजनेस फॉर एन एप्पल कंपनी। वो एक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरा बिजनेस है, इतना रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बिजनेसेस इतने ग्रो कर जाते हैं कि दे बिकम दी बिजनेस टू अ कंपनी। तो अगर लेट सपोज नाइकी ये कहता है कि मेरी जो एक्सेसरीज है उसकी ऐसा जितनी डिमांड नहीं है, and it's a loss making division to Nike. So now we have decided and we have made a plan that we are going to discontinue the production of the accessories. तो उस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो सारे के सारों की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे। तो कुछ को हम एडजस्ट कर देंगे, कुछ को हम दूसरे पर्टिकुलर डिविजन्स के अंदर एडजस्ट करेंगे, लेकिन जो बाकी दूसरे होंगे उन सबकी डिमांड खत्म हो जाएगी, तो उन सबको हम क्या करेंगे, ले ऑफ करेंगे। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। इसी तरीके से हमारे पास क्लोजर of the department. Now it is known as outsourcing, and outsourcing is very common these days. आप देखिए ना, outsourcing का मतलब क्या है? Outsourcing का मतलब है कि you are making an organization, another organization responsible to perform the function on your behalf. That is known as outsourcing. अब एग्जाम्पल लेते हैं, जरा समझते हैं। आप देखिए 85% हमारे पास कराची के अंदर रेस्टोरेंट्स जो हैं हमारे पास, ये इवन जो छोटे हमारे पास ये चाय वाले जो हैं, ये मशहूर फेमस समजम चाय वाला और आलमगीर, दे हैव आउटसोर्स द फंक्शन ऑफ डिलीवरी, फूड डिलीवरी टू फूड पांडा। ये है आउटसोर्सिंग। कि एक रेस्टोरेंट के पहले क्या होते थे, खुद के राइडर्स होते थे, अब उन्होंने यहाँ पे फूड पांडा को रिस्पॉन्सिबल बना दिया और उनको हैंड ओवर कर दिया, दैट फूड पांडा इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द फूड डिलीवरी। तो ये है आउटसोर्सिंग। ऐसे मार्केटिंग भी आउटसोर्स हो चुकी है, रिक्रूटमेंट भी आउटसोर्स हो चुकी है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आउटसोर्स हो चुके हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, उसके अंदर मैंने मार्केटिंग एजेंसी को अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया है, दैट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग ऑन माय बिहाफ, या आप मार्केटिंग का काम मेरे लिए करेंगे और यहाँ पे सारी जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स वगैरह होंगी। तो अब क्या मुझे इंटरनली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मार्केटर्स की रिक्वायरमेंट है? नो। तो आई एम गोइंग टू ले ऑफ ऑल द मार्केटर्स। सो दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक चीज होती है हमारे पास कि जब हम वर्कर्स को ले ऑफ कर रहे होते हैं, रिडंडेंट कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन पेज अमाउंट दैट इज नोन एज रिडंडेंसी पे। अब से ये रिडंडेंसी पे क्या है बेसिकली? देखो, रिडंडेंसी पे सबसे पहली चीज ये है कि आपको इसकी कैलकुलेशन नहीं आएगी कि एग्जाम में आपको कहेगा कैलकुलेट करके दो रिडंडेंसी पे। नो, रिडंडेंसी पे इज अ कॉन्सेप्ट कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ वर्कर रिडंडेंट यू आर गोइंग टू पे एन अमाउंट। अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, हर जगह डिफरेंट है। यूएस के अंदर अलग फॉर्मूला है, यूके के अंदर अलग फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन एक चीज कॉमन है हमारे पास कि जब आप वर्कर्स को रिडंडेंसी पे करते हैं, तो रिडंडेंसी पे स्टार्ट्स आफ्टर द 2 years ऑफ अ जॉब। मतलब अगर एक कोई बंदा आपके पास काम कर रहा है एंड इट्स बीन 5 years एंड यू आर प्लानिंग टू मेक हिम रिडंडेंट, तो उसको 3 साल की आप रिडंडेंसी पे देंगे। इसी तरीके से कोई बंदा है जो 10 years से आपके साथ काम कर रहा है, तो यू आर गोइंग टू पे द रिडंडेंसी पे ऑफ द 8 years, क्योंकि रिडंडेंसी पे स्टार्ट होती है आफ्टर द 2 years। यह है रिडंडेंसी पे। अब यहाँ पे आपके पास सवाल है कि जो रिडंडेंसी है वो भी हमारे पास दो टाइप की है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक है हमारे पास दैट इज नोन एज वॉलंटरी, और एक है हमारे पास इनवॉलंटरी। अब सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वॉलंटरी इज एम्प्लॉइज चॉइस, इनवॉलंटरी इज एम्प्लॉयर्स चॉइस। अब यहाँ पे सिर्फ सुनना और समझना। देखो, एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ही स्किल्ड, ही इज एक्सपर्ट, ही इज स्पेशलाइज्ड, ही हैज वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को भी पता है कि अगर हम इसको निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं और जाके काम कर लेगा।
because that particular person has the potential, ability and has a value. तो ये ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है और उस बंदे को भी पता है. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को तो कॉस्ट कम करनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी के अंदर चॉइस देती है एम्प्लॉय को. तो इसकी वजह से ये एम्प्लॉय चॉइस है. यार हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कॉस्ट ज्यादा है, कम पैसों में काम कर लो. नाउ द बॉल इज इन द कोड ऑफ द एम्प्लॉय. उसकी चॉइस है. अगर वो कहेगा हाँ ठीक है, सही है, गुड टू गो, कंटिन्यू, नहीं तो यहाँ पे वो कहेगा मेरी जो रिडंडेंसी पे है वो मुझे तो मैं जा. यह वॉलंटरी एम्प्लॉय की चॉइस है. इनवॉलेंट्री के अंदर एम्प्लॉयर की चॉइस है और यहाँ पे कंपल्सरी है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है दैट यू आर ऑन द लाइन ऑफ फायर और आपकी जॉब नहीं है, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड और द एम्प्लॉयमेंट इज नो मोर अवेलेबल. हम आपको रख ही नहीं सकते, हमें कॉस्ट कम करनी है, आपकी जॉब नहीं है, हम आपको नहीं कर सकते, ये ले रिडंडेंसी पे और आप चले जाएं. यह है इनवॉलेंट्री, जिसके अंदर एम्प्लॉय के पास कोई भी चॉइस नहीं. एम्प्लॉयर हैज चूजन हिम एंड ही हैज बीन selected or has been chosen by an organization to that he cannot continue. So we are done with the concept of redundancy. Now we are heading towards the second concept, and the second concept is of dismissal. Now what is dismissal? आज जो सुनते हैं समझते हैं हमारे पास कि dismissal का concept है क्या. Dismissal is when an employee is fired from a job or organization terminates a contract on the basis of miscode of conduct or unsatisfactory performance. मिस कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है. ये दो पर्टिकुलर रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे उस बंदे को निकाला जा रहा है. अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस या फिर मिस कोड ऑफ कंडक्ट. अब नाउ इट्स अ कंप्लीट मिस्टेक ऑफ एन एम्प्लॉय जिसकी वजह से उसे डिसमिस किया जा रहा है फ्रॉम द जॉब, उसे निकाला जा रहा है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर ये जो हमारे पास मिस कोड ऑफ कंडक्ट है ये क्या है. अब देखो मिस कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत क्लियर है, यहाँ पे समझ में आता है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है तो एम्प्लॉय एग्रीज ऑन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और वो वहां पे साइन भी करता है. And that particular signature shows कि he is actually aware with these terms and conditions and he is actually agreeing upon all these things. तो उसके बाद उसको निकाला जा रहा है मिस कोड ऑफ कंडक्ट. अब से ये जो मिस कोड ऑफ कंडक्ट है इसको अगर मैं फर्दर यहाँ पे ब्रेक डाउन करूं तो मिस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. नंबर वन, रेगुलरिटी इशू. रेगुलर नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली ऑफ कर रहा है जबकि उसे छुट्टियां अलाउ की गई हैं, उसके अलावा भी वो वहां पे छुट्टियां कर रहा है. रेगुलरिटी इशू. नंबर टू, पंक्चुअलिटी इशू. लेट चेक इन हैं, अर्ली चेकआउट्स हैं, लेट आ रहा है हमारे पास. अब ग्रेस पीरियड है कि 9 AM इज द रिपोर्टिंग टाइम और वो 9:15, 9:20, 9:30, 9:45 पे आ रहा है. पंक्चुअलिटी इश्यूज हैं. नंबर थ्री, ड्रेस कोड. ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर ड्रेस कोड है वो फॉलो नहीं कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अल हबीब की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बैंक अल हबीब जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर है, इट्स कंपल्सरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द ड्रेस कोड दैट यू हैव टू वेयर टाई. टाई पहन के रखनी है. टाई के बगैर आप वर्किंग आवर्स के अंदर वहां पे नहीं आ सकते. इट्स नॉट अलाउड कि आप टाई के बगैर वहां पर हैं. तो ड्रेस कोड इज वन ऑफ द थिंग.
इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मैं फर्दर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा हूं, आपके पास अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अब अगर वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे एक चीज आपको समझना जरूरी है, जब आपने उसको हायर किया था तो आपने पूरे एक असेसमेंट सेंटर का पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया था, आपने उसकी स्किल्स को असेस किया था, आईक्यू टेस्ट किया था। नाउ ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, so it's a sign of the good employer that you need to know okay, what is the real reason why is not performing well, unsatisfactory performance, क्यों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो मसला है। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसकी काउंसलिंग करे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, लेकिन अगर इसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आती तो आप उसको निकाल दें। हम इस चीज को भी फर्दर डिस्कस करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये टॉलरेबल हैं? यस। आप डायरेक्टली तो नहीं निकालेंगे। तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक चीज फॉलो करती है एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। यहाँ पे हम एक बंदा अगर लेट आ रहा है तो फौरन एक लेट पे उसे नहीं निकालेंगे, या एक पर्टिकुलर छुट्टी पे उसको नहीं निकालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फॉलो अ थिंग। तो जो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट इज फॉलोड by an organization before firing an employee। और अगर देखा जाए तो इट्स अ राइट ऑफ एन एम्प्लॉय कि अगर उसे निकाला जा रहा है तो पहले उसे वार्न किया जाए, और वार्न करने के बाद उसे बताया जाए कि दिस इज अ पर्टिकुलर केस जिसके लिए हम आपको वार्न कर रहे हैं, दिस कैन बी अ कॉज जिससे आपको डिसमिस किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं हमारे पास जो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के अंदर हमारे पास हैं। पहला स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गिव अ वर्बल वार्निंग। लेट आ रहे हैं, वर्बल वार्निंग है। सेकंड, हमारे पास अगेन द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गिव अ वर्बल वार्निंग। अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो थर्ड स्टेज पे अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू इशू अ रिटर्न नोटिस। अब है रिटर्न नोटिस, फाइनल वार्निंग। और अब भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज राइट एट इट्स प्लेस, और वो उसको निकाल ली है, बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि उसको हमने रिटर्न वर्बल मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो चांसेस दे दिए। तो ये जो वार्निंग्स हैं ये चांसेस हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट रिटेन रहे, उसे हम ना निकाले, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वांट टू लूज एन एम्प्लॉय एज वेल, वो भी लूज नहीं करना चाहती। अब ये तो वो सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास टॉलरेट की जा सकती है। अब ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार, वैसे यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ पॉलिसीज होती हैं, जिसमें से एक पॉलिसी होती है दैट इज नोन एज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कौन सी है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। नाउ सर व्हाट इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब है कि इफ एन एम्प्लॉय इज फाउंड इन एनी ऑफ दीज एक्शंस, organization is not going to bear, organization is not going to tolerate, organization is going to follow an immediate action of dismissal, फॉरेन से इसको निकालेंगे। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर आपके पास क्या चीजें आ जाती है? नंबर वन आपके पास आ जाती है बुलिंग। इफ एनी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन बुलिंग, कोलीग्स को बुली कर रहे हैं हमारे पास, यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद द इनसिक्योरिटीज ऑफ द समवन। तो इसी तरीके से इफ एन एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन हरासमेंट, bullying and harassment, organization is not going to tolerate, organization is going to follow an immediate action। नंबर टू आपके पास थेफ्ट, चोरी। नंबर थ्री आपके पास ब्राइबरी। तो अगर इस टाइप के कोई पर्टिकुलर एक्शंस हैं, चोरी, रिश्वत लेना, अगर इस टाइप के, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू फॉलो द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। अब ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगी, इमीडिएट बेसिस पे उसको क्या करेगी? फायर करेगी। और अगर देखा जाए तो ये जो डिसमिसल है, क्या ये गलत है? नहीं, इट्स अ फेयर डिसमिसल। ये कौन सा डिसमिसल है? फेयर डिसमिसल है, क्योंकि इट्स अ मिस्टेक ऑफ एन एम्प्लॉय, डिस्पाइट वार्निंग्स उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, फिर हम उसको निकाल लें। और अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है तो इट्स अ पार्ट कि हम उसको रख ही नहीं सकते, हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते। Now we are heading towards the third thing that is known as unfair dismissal। अब से व्हाट इज अनफेयर डिसमिसल? एक है डिसमिसल, एक है अनफेयर डिसमिसल।
अनफेयर डिसमिसल का मतलब क्या है? अनफेयर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन इज dismissing an employee on the basis of unfair reasons. अनफेयर रीजंस की बेसिस पे हम एम्प्लॉय को निकाल दें। अब से ये जो अनफेयर रीजंस हैं ये क्या हैं? अनफेयर रीजंस को अगर देखा जाए तो ये कंट्रोलेबल नहीं है ना। वहां पे मैं अपनी परफॉर्मेंस को, अपने बिहेवियर को, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता था। बट इन दिस केस अनफेयर डिसमिसल के अंदर तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉय कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब सर क्या क्या है अनफेयर डिसमिसल के अंदर? नंबर वन आपके पास है, दैट इज कलर, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, फिर आपके पर्सनल ग्रजेस एंड ग्रीवेंसेस, ये सारे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कि जितने भी रीजंस हैं, पर्सनल ग्रजेस, ग्रीवेंसेस, वो सारे के सारे यहाँ पे। अब अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो यू हायर एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस, स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। आप उसकी कलर की बेसिस पे तो उसको हायर नहीं करते। तो अगर कोई एम्प्लॉयर रेसिस्ट आ जाता है और ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट हो जाती है और एक एम्प्लॉय को निकाल दे तो इट्स एन अनफेयर रीजन। नंबर टू, कास्ट। अब कास्ट सिस्टम हमारे पास होते हैं, जैसे हिंदुइज्म के अंदर हमारे पास कास्ट सिस्टम होता है, दूसरे पर्टिकुलर हमारे पास कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम बहुत सारे हैं हमारे पास। इसी तरीके से कम्युनिटी, कि यार कम्युनिटी, यार ये मेरी कम्युनिटी का है, नहीं है, इसको निकाल देते हैं, अपनी कम्युनिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। रिलीजन के अंदर हमारे पास ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, इसकी बेसिस पे उसको निकाल लें। और जेंडर के अंदर हमारे पास केस है कि अक्सर हमारे पास कुछ जेंडर बायस्ड एम्प्लॉयर्स होते हैं। वो कहते हैं कि यार फीमेल वर्कर्स काम नहीं कर सकती, वो घर पे बैठे हैं। इसी तरीके से हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज होती हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मेल एम्प्लॉयज। तो ये अगर जेंडर बेस्ड हमारे पास है तो जेंडर तो डिसाइड नहीं करता परफॉर्मेंस कैसी है। हमारे पास टेस्ट है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो जेंडर की बेसिस पे हम हायरिंग नहीं करते। हम हायरिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसीज। और ग्रजेस एंड ग्रीवेंसेस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग। अब सर ग्रजेस एंड ग्रीवेंसेस क्या है? ग्रजेस एंड ग्रीवेंसेस का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर है उसके कोई पर्सनल ग्रज है उस पर्टिकुलर, जैसे स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो वो जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है मेरा, वो पहले स्कूल के अंदर जब काम करता था तो काम करते हुए बड़ा वो स्कूल के अंदर जब पढ़ता था तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, या कोई पर्टिकुलर जेलिसी थी फ्रॉम द स्कूल टाइम, तो अब वो स्कूल टाइम की जेलिसी यहाँ पर आ रही है और वो यहाँ पे अब मैं पावर में हूँ, मैं उसे निकाल दूँ, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस सही है, वो अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं अपने पर्सनल ग्रजेस को एज अ बेसिस बना रहा हूँ टू फायर एन एम्प्लॉय। इज इट क्लियर गाइस? तो क्या सर ये अनफेयर डिसमिसल को रोका जा सकता है? यस, यू कैन स्टॉप दिस अनफेयर डिसमिसल अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करेगी तो। इट्स अ टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। और दूसरा, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी। अब सर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी क्या है, जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा। व्हाट इज इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी? 90% यूके के अंदर जो फर्म्स हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, दे हैव अडॉप्टेड दिस पॉलिसी, और कुछ जगहों पे तो इट्स अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लॉ, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखा जाए तो इक्वालिटी और डाइवर्सिटी दो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। डाइवर्सिटी कहती है कि हम यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं द डिफरेंसेस एंड वी एक्सेप्ट एंड वी रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस अमंग द वर्कर्स, चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड के हों, डिफरेंट कलर के हों, डिफरेंट रिलीजन के हों, डिफरेंट एथनिक्स के हों, वी रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। मतलब मिक्स वर्कफोर्स को, डाइवर्सिफाइड मिक्स वर्कफोर्स को वेलकम किया जा रहा है। और इक्वालिटी का मतलब क्या है कि वी ट्रीट देम फेयरली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, we treat them fairly, and the growth and the promotion is on the basis of the performance।
तो इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आई वेलकम द डिफरेंसेस अमंग्स द वर्कफोर्स एंड वी आर गोइंग टू ट्रीट देम फेयरली. द ग्रोथ एंड द प्रमोशन इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशन. फेवरिज्म नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई पर्टिकुलर चापलूसी नहीं चलेगी यहाँ पे कि बॉस के उठाते हैं तो बॉस अपने को प्रमोशन देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. सही है. तो आज जरा सुनते हैं. अगर मुझे डिफाइन करना है तो इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी इज नोन एज एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे ना, तो उसका मतलब कौन सी पॉलिसी हुई? एंटी डिस्क्रिमिनेटरी हुई. एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इन दिस organization respect and accepts the differences amongst the workers and treat them fairly to utilize the labor optimally. अब यूटिलाइजेशन द लेबर ऑप्टिमली का मतलब क्या हुआ? सॉरी. अगर मैं एंटी डिस्क्रिमिनेटरी एक पर्टिकुलर पॉलिसी रखता हूं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस नहीं है. तो लेबर और वर्कर्स ऑप्टिमली परफॉर्म करेंगे, उसका मतलब क्या है कि दे आर मोटिवेटेड एंड दे आर सेटिस्फाइड एट द वर्क प्लेस कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. तो वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी के साथ. दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द परफॉर्मेंस बिकॉज दे आर एक्चुअली assured by the environment and their workplace. कि ग्रोथ एंड प्रमोशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस. तो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी ग्रोथ होगी. तो दे आर गोइंग टू वर्क विद द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू यूटिलाइज देम ऑप्टिमली. Now, sir, what are the benefits of the equality and diversity policies? So let's look at some of the benefits of this policy. Number one, हमारे पास motivation of the employees will increase. Workers की motivation बढ़ जाएगी कि they are actually assured by they are satisfied with the workplace and the environment. कि the growth and the promotion is on the basis of the performance. So they are motivated and they are satisfied. Number two, competitive working environment. So it's a benefit to an organization कि आपस में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे दे आर गोइंग टू कम्पीट क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट कंपैटिटिव है. एवरीवन नीड्स ग्रोथ, एवरीवन नीड्स प्रमोशन and the growth and the promotion is on the basis of the performance because the organization treats them fairly. तो ये एक बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नंबर थ्री, इनफ्लो ऑफ आइडियाज. जब मिक्स वर्कफोर्स है, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, डिफरेंट एथनिक्स, रिलीजन के लोग हैं, तो दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन द न्यू आइडियाज. तो हमारे पास मिक्स वर्कफोर्स का बेनिफिट ही होता है कि हमारे पास जो आइडियाज होंगे वो भी बड़े डाइवर्सिफाइड होंगे. तो वी कैन टारगेट द डिफरेंट मार्केट्स, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय द डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स बिकॉज ऑफ द मिक्स वर्कफोर्स. जैसे फॉर एग्जांपल एक जोक है, मैं आपको सुनाता हूँ अक्सर इस टॉपिक के अंदर, कि हमारे पास एक पर्टिकुलर नासा ने रॉकेट बनाया और रॉकेट स्टार्ट नहीं हो रहा था. तो वहां पे जापान से हमारे पास है ना कुछ पर्टिकुलर इंजीनियर आते हैं, वो रॉकेट के आते हैं, बोले नहीं हो रहा हमसे. सिंगापुर के आते हैं, बोला नहीं हो रहा हमसे. इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज के आते हैं और सब इंजीनियर्स आके हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं हमसे नहीं हो रहा. फिर पाकिस्तानी जाते हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर बोलते हैं तो मसला ही नहीं है, 2 मिनट का काम है. वो रॉकेट को गिराते हैं, टेढ़ा करते हैं और फिर खड़ा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हो जाता है. तो बोला क्या कर रहे हो? बोला ये कैसे किया? बोला हमारे कराची के अंदर जब बाइक के अंदर पेट्रोल खत्म होता है तो लोग बाइक को रोड पे लेटा देते हैं और फिर खड़ा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पेट्रोल टंकी में चले जाते हैं, बाइक स्टार्ट हो जाती है और फिर पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं. तो बहुत लेम जोक है लेकिन है समझने के लिए कि इट्स बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी. तो आपके पास डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स होती है तो आपके पास इस टाइप के मिक्स आइडियाज आते हैं जिससे आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सॉल्यूशंस भी आपके पास आ सकते हैं. नंबर फोर,
लीगली कंप्लाइंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट हैज implemented equality and diversity policy as a part of the employment law, तो you are bound to follow. तो अगर आप इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो आप एक लीगल फुलफिलमेंट और जो लॉ है उसको भी फुलफिल कर रहे हैं, उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल रहा है आपके पास। नंबर 5 हमारे पास एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एज अ गुड एम्प्लॉयर। कि जो एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग होगी और एम्प्लॉयर की जो इमेज होगी वो भी अच्छी होगी, और उसको भी कंसिडर किया जाएगा एज अ गुड एम्प्लॉयर, क्योंकि वो यहाँ पे इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी को कंसिडर कर रहा है। ग्रोथ प्रमोशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, तो वर्कर्स भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ से भी एक पब्लिसिटी होगी और वर्किंग एनवायरनमेंट से भी एक पब्लिसिटी होगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स। दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि अनफेयर डिसमिसल को रोकती है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी है तो ऑटोमेटिकली अनफेयर डिसमिसल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनफेयर डिसमिसल तो डिस्क्रिमिनेट करना होता है, and this policy is anti-discriminatory policy. Is it clear? So this is known as the equality and diversity policy, and these are the benefits. So we are done with the redundancy, we are done with the dismissal, unfair dismissal along with the factors. फिर हमारे पास fair unfair dismissal क्या है, voluntary involuntary redundancy क्या है, and equality diversity policy along with the benefits.